मैंने इस प्रोडक्ट को वाक़ई में अब तक सीरियस नहीं लिया था जितना मैं आज के बाद इसको लेने वाली हूँ। नाम आप देख सकते हैं, इस पे लिखा है जी बाय बाय फ़ीवर के नाम से ये एक प्रोडक्ट है। बच्चों की एक कह लें कि मेडिसिन है, एक पेन किलर है, पेन रिलीफ़ है और ये आता है जी इस तरह से जेल फ़ॉर्म शीट के अंदर। ये एक पूरी शीट है जो चिपक जाती है बॉडी के साथ कहीं पे भी और दूसरी तरफ से पेपर लगा होता है, पेपर को रिमूव करके और आप इसको बॉडी के किसी भी पार्ट पे जब चिपकाते हैं तो बच्चे का जो फ़ीवर होता है, जो उसको बुखार होता है, उसका बहुत हद तक ज़ोर टूट जाता है और कम से कम भी ये 8 घंटे तक इफ़ेक्टिव है। राहिब जो है मेरा छोटू वाला, वो पिछले 2-3 दिनों से बीमार है और उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फ़ीवर चल रहा है। मैं उसको पैरासिटामॉल या जिसको पैनाडोल कहते हैं वो दे रही थी, ब्रूफिन दे रही थी, लेकिन बुखार का ज़ोर हर थोड़ी देर बाद इतना ज़्यादा हो जाता था कि बहुत मैं परेशान थी। मैं अभी तक उसको डॉक्टर के नहीं लेके गई क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मैं एंटीबायोटिक तो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती। तो मेरा फ़ोकस होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर जो वक्ती तौर पे पेन रिलीफ़ हों और बच्चे को सुकून दें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस पे जी लिखा हुआ है कि इसको पील ऑफ ट्रांसपेरेंट फ़ाइल अप्लाई करना है, एडहेसिव होता है, चिपकने वाला है, बॉडी के साथ चिपक जाता है और इसको फ्रीज़र में नहीं रखना होता। इसको यूज़ करने से थोड़ी देर पहले इसको फ्रिज में रखें ताकि ये थोड़ा-सा कूल डाउन हो जाए। और ऊपर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बॉडी पे कहीं पे भी पेस्ट किया जा सकता है। मैंने राहिब को इस तरह से सीने के पास पेट के ऊपर चिपकाया हुआ था और ये काफ़ी देर तक खुद ब खुद चिपका रहता है। बच्चा सो जाए तो वो वेल एंड गुड है, खुद भी उतारने की कोशिश नहीं करता और ये जगह ऐसी है कि यहाँ राहिब को बिल्कुल फ़ीलिंग ही नहीं आ रही थी। जब ये 7-8 घंटे के बाद जब हम इसको उतारते हैं तो ये बिल्कुल पतली शीट बनी हुई होती है। ये सारा जो हीट होता है बॉडी का वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और रबा के जो हैं स्टिचेस आज खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो काफ़ी विज़िबल हैं, अगर हम कैमरा की आँख से देखें तो। वैसे अगर मैं देख रही थी रबा को तो बहुत करीब से जाके देखने में पता चलता था कि यहाँ स्टिचेस लगे हुए हैं, अदरवाइज़ कोई विज़िबल नहीं थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि रबा को बहुत बुरी चोट लगी थी जिसकी वजह से इसके यहाँ स्टिचेस आए थे। हमें इमरजेंसी में इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था और हफ़्ता पूरा रखने के बाद स्टिचेस हमने इसके आज स्टिचेस रिमूव करवाए। हमने एक प्लास्टिक सर्जन से करवाए थे। कभी भी फेस का कोई मामला होता है तो आम सर्जन से नहीं, प्लास्टिक सर्जन से ही स्टिचेस लगवाने चाहिए। गर्मियाँ आ गई हैं जी और गर्मियों की सबसे अच्छी और सबसे अहम सौगात जो है वो तरबूज़ है और तरबूज़ और भी ज़्यादा अहम हो जाता है अगर वो मीठा निकल आए तो। तो ये मीठा है, लाल तो कम नज़र आ रहा है, एक तो कैमरा की लाइट की भी कुछ वजह है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लाल नहीं था। वो आर्टिफ़िशियल वाला जो लाल होता है, पता नहीं, कहते हैं कि इंजेक्शन लगा के आजकल तरबूज़ को लाल किया जाता है, तो ये उस तरह का नहीं था। नेचुरली इसका फ्लेवर था बहुत ही मज़े का और फ्रिज में रखा हुआ था मैंने ठंडा करने के लिए और अभी मैं इसको खा रही हूँ मज़े-मज़े से। और आपको तो पता ही है तरबूज़ के किस कदर फ़ायदे हैं। इतना ज़्यादा आपकी बॉडी में जो वाटर का कंटेंट है, उसको ये बहुत हद तक कंट्रोल करता है। ख़ास तौर से गर्मियों के अंदर आपको जब भी पसीना आता है, उसके बाद यूँ ठंडा-ठंडा तरबूज़ खा लें तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मैं तो कहती हूँ रूह तक को भी सुकून मिलता है इस तरह से ठंडा तरबूज़ खा के। और मैं सुबह से उठी हूँ तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने सोचा पहले-पहले ही मैं ज़रा ये तरबूज़ काट के तो इसको फड़का लेती हूँ, अच्छे से मज़े से खा लेती हूँ मैं इसको। और हम और आपके बचपन में भी अगर आप भी मेरी एज से बिलॉन्ग करते हैं, हमने हमेशा अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि तरबूज़ खाने का कोई वक़्त होना चाहिए, उसको खाली पेट मत खाएँ, उसको रात के वक़्त मत खाएँ और जी किसी खाना खाने के बाद इसको मत खाएँ, इसको खाने के बाद दूध मत पिएँ। तो वक़्त के साथ-साथ मुख्तलिफ़ तजर्बे करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जी जिस वक़्त मर्ज़ी जो चीज़ खा ली जाए, तो वो ख़राब नहीं करती है। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब कर रही है तो उसके पीछे पस मंज़र में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होता है, आपके साथ कुछ न कुछ इश्यू, कोई प्रॉब्लम चल रही होती है जो वो चीज़ खाने से सिर्फ़ ट्रिगर होती है। और हमारे माँ-बाप की भी शाबाशी है माशाल्लाह, हमें बचपन में तो उन्होंने ये बताया कि इस तरह तरबूज़ नहीं खाना, इस तरह नहीं खाना। लेकिन जब हम बड़े हुए और हमने अपने तजर्बे से उनको ये बताया कि आप किसी भी वक़्त कोई भी चीज़ खा सकते हैं, तो उन लोगों ने इस बात को समझा। ख़ास तौर से मेरी अम्मी बहुत रोशन ख़याल है माशाल्लाह।
आज जी मैंने एक मोटिवेशन पकड़ी है, मैंने इंटरनेट से देखी है एक हर्बल टी और मैं उसको ट्राई करने जा रही हूँ अगले चंद दिन। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जी उसमें जाएगा 2 चम्मच सौंफ जाएगी उसके अंदर, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेडीली अवेलेबल होते हैं, आपके किचन में हर वक़्त मौजूद होते हैं। लेकिन इस तरह से जब किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बना लिया जाता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैंने ये सुना है। तो नेक्स्ट इसमें 2 चम्मच चला जाएगा जी सफ़ेद ज़ीरा है इसके अंदर, वो चला जाएगा। मैंने पिछले कुछ अरसे से, जब से मेरी एज 30 प्लस हुई है या 35 प्लस हुई है, तो मैंने अपनी खुराक में बहुत सारी चेंजेस की हैं, ऑयली चीज़ें छोड़ दी हैं, अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, कम खाना शुरू किया है, वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती होती थी। तो अब साथ-साथ मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके जो चर्बी का कंटेंट होता है बॉडी के अंदर, उसको पिघलाने में बहुत हेल्प आउट करती हैं। अभी मैंने इसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन डाली है, और नेक्स्ट जो इसमें चला जाएगा ये साबित धनिया है, 2 चम्मच साबित धनिया। 4 चीज़ें हैं, ज़ीरा और अजवाइन है इसके अंदर, सौंफ है और खुश्क धनिया साबित वाला। 2-2 चम्मच करके हर एक चीज़ जब डाली तो 2-2 चम्मच करके टोटल 4 चीज़ें 8 चम्मच बन चुकी हैं। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। चोकोबिलिस का डब्बे के का बहुत शुक्रिया, ये जार मेरे पास पड़ा था और एयर टाइट जार है, शीशे का है, तो मैं इसी के अंदर कीप करूँगी। हो सकता है मैं इसकी जगह भी चेंज कर लूँ, वो अभी मुझे नहीं है आइडिया। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाता है, और उन्होंने बोला है जी डेली 1 लीटर पानी में 2 चम्मच डाल के आपने इसको पकाना है और फिर पूरा दिन में पीते रहना है थोड़ा-थोड़ा कर। नेक्स्ट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जी, एक तो मैं आपको बता दूँ मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पतली कर दी हैं पार्लर वाली ने, और कोई एक आधी लेयर इस तरह से उड़ाई है कि आईब्रोज़ बहुत ही पतली लग रही थी मुझे। दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप 35 प्लस हो जाते हैं तो आपका ये जो नेचुरल गैप है आईब्रोज़ का, माथे से हेयर लाइन से आपके, और फिर आपकी लैश से लेके आईब्रो का ये जो गैप है ये काफ़ी बढ़ जाता है। आज मैं 2 तरह से आईब्रो को फ़िल करके दिखाऊँगी आपको, कि हमने आम तौर पे ब्यूटिशियंस को देखा है वो आईब्रोज़ को हमेशा ऊपर से फ़िल करती हैं। तो हम देखते हैं कि ऊपर से जब हम आईब्रोज़ को फ़िल करते हैं, और फिर दूसरा तरीका हम करेंगे कि हम नीचे से आईब्रोज़ को फ़िल करेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है? और चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उनके ऊपर, या चेहरे का जो ओवरऑल लुक है उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आता है? क्या हम आईब्रो से लेके बालों तक का जो ये गैप है इसको कम कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर हम लैशेज़ से आईब्रो तक का जो नीचे वाला गैप है इसको फ़िल अप कर सकते हैं कि नहीं, अगर हम नीचे से इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आईब्रो पेंसिल ली है, ब्राउन कलर की है। आपने अपने जो आपके आईब्रो के बाल हैं उस कलर के अकॉर्डिंग हमेशा लेनी है। आपके अगर ब्राउन बाल हैं, काली पेंसिल कभी इस्तेमाल ना करें, और बिल्कुल अच्छी तरह से खींच के लाइन ना लगाएं। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिल करें कि जैसे आपके बाल हों। उसके बाद किसी ब्रश से अच्छी तरह से इसको स्मज कर दें, ताकि एक पूरी एक जो हार्श लाइन होती है वो ख़त्म हो जाए, और एक नेचुरल सी जो लुक होती है आपकी वो निकल के सामने आए आईब्रोज़ की। मोटी आईब्रोज़ हमेशा अच्छी होती हैं। आपको याद होगा कि आप जब बहुत यंग एज में होते हैं, जब आपकी छोटी उम्र होती है, तब आपकी आईब्रोज़ बहुत मोटी होती हैं। आपका माथे का जो गैप है आईब्रो से वे ये बहुत कम होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये गैप्स जो डिफरेंट हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इनको फिलअप करने के लिए, थोड़ी सी एक यंग लुक के लिए, आप कभी भी अगर अपना टचअप करें, हल्का फुल्का सा भी, डेली बेसिस पे भी कम से कम भी आईब्रोज़ को ज़रूर शेप दें। और अगर आप हैवी मेकअप करते हैं और आप आईब्रोज़ को इस तरह से मेंटेन नहीं करते हैं, और आपकी आईब्रोज़ नज़र नहीं आती हैं दूर से, और आपकी बेस के नीचे छुप जाती हैं, तो वो एक बहुत ही बुरी लुक क्रिएट करती हैं और बिल्कुल ही फ्लैट फेस लगने लग जाता है। अभी देखें जी, आईब्रोज़ को मैंने ऊपर से फिलअप किया है, तो ये दूसरी आईब्रो की निस्बत कितनी खूबसूरत और मोटी मोटी और अच्छी सी भरी भरी सी महसूस होने लग गई है। दूसरी आईब्रो को मैं ज़रा नीचे से लाइन अप करके और अंदर फिलिंग करके ज़रा ट्राई करती हूँ कि क्या मैं आई लैश और आईब्रो के दरमियान का गैप ख़त्म कर सकती हूँ, क्या इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर जो मैंने पहला आइडिया ट्राई किया उसी तरह से ही मैं इसको रहने दूँ। सेम पहले वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एक लाइन तो लगा लेंगे, और बीच में फिलअप भी कर लेंगे जहाँ जहाँ आईब्रोज़ के अंदर गैप्स आए हुए हैं। इस तरह से जैसे बालों की शेप होती है, या बालों की जो डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ से होती है आँख के पास, उसी तरह से। और जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं आँख की तरफ, तो बाल नीचे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसको आप डाउनवर्ड मोशन में अच्छी तरह से इस तरह से लाइन अप कर लेते हैं।
इसके अंदर जो भी फ्लॉज़ होंगे उसको मैं अच्छी तरह से रेक्टिफ़ाई कर लूँगी, जो भी मेरी गलतियाँ हैं उनको मैं ठीक कर लूँगी। थोड़ा-सा कहीं-कहीं ऊपर-नीचे हो जाता है तो हम कोई जो है वो प्रोफ़ेशनल नहीं हैं, जस्ट कॉमनर ही हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। ये एक आईब्रो पैलेट है सिवाना कलर्स का, बहुत अच्छे इसके तीनों शेड्स हैं। तो शेड 1 जो डार्केस्ट शेड है ब्राउन वाला, वो मेरे आईब्रोज़ के कलर से मैच होता है और उससे मैं कहीं-कहीं पे जो गैप्स मेरी पेंसिल फ़िल नहीं कर पाई उसको मैं अच्छे से फ़िल अप कर लूँगी। और मैंने अभी तक आईब्रो जेल जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं किया। ये सारा कुछ करने के बाद हम लास्ट में भी जेल अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं लास्ट में करूँगी। अब देखें जी, जो मैंने आइज़ को नीचे से शेप दिया वो बहुत ज़्यादा उठी हुई और कर्वी सी लग रही है। दूसरी शेप जो मैंने पहले आपको बताई वो ज़्यादा नेचुरल लग रही है। तो मैं उसी शेप के साथ ही जाऊँगी कि जब मैं आईब्रोज़ को ऊपर से फिल अप करती हूँ तो वो मेरे फेस के फीचर्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जाती हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।